नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बातें करते हैं हिंदी सिनेमा में शूट हुए पहले की सीन से, पहले लिप लॉक सीन के बारे में। जी नहीं, ये कोई 5, 10 या 20 साल पहले शूट नहीं हुआ था। ये शूट हुआ था 1933 में। फिल्म थी कर्मा। जिस नायक नायिका के ऊपर ये शूट हुआ था वो थे हिमांशु रॉय और नायिका थी देविका रानी। डायरेक्टर थे जेएल फेयरहंट और फिल्म के प्रोड्यूसर थे हिमांशु रॉय और देविका रानी। 1933, सोचिए दौर कौन सा था वो। किसिंग तो दूर, लिप लॉक तो दूर, नायक नायिका तो एक दूसरे को छूते तक नहीं थे। पूरा गाना पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए निकल जाता था। ये वो समय था जब कुछ अरसा पहले ही हिंदी सिनेमा ने बोलना शुरू किया था। इस फिल्म की रिलीज से 2 साल पहले ही आलम आई थी। खैर, जब चर्चा देविका रानी और हिमांशु रॉय पर चली रही है, तो चलिए देविका रानी के बारे में बात करते हैं। 30 मार्च 1908 विशाखापट्टनम में जन्म हुआ। एक बहुत सम्भ्रांत परिवार। देविका रानी रिश्ते में रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। सोचिए बैकग्राउंड क्या था। पिता आर्मी में कर्नल थे। उनके पिता 5 भाई थे और पांचों भाई एक से एक बड़ी बड़ी पोजीशन पर थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई आर्मी में कर्नल। जमींदारी परिवार था। बचपन की पूरी शिक्षा दीक्षा देविका रानी की इंग्लैंड में पूरी हुई। वहीं पर 1929 में उनकी मुलाकात होती है हिमांशु रॉय से। देविका रानी अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नाट्य एक्टिंग और फिल्म मेकिंग पर डिप्लोमा कर रही थी वहाँ पर। और हिमांशु रॉय जहाँ हिंदुस्तान में पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन फिल्म बनाने में रुचि थी, तो सीखने के लिए वो भी इंग्लैंड गए हुए थे। तो वही दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। हिमांशु रॉय देविका रानी का पैशन देखकर और फिल्म मेकिंग की तरफ उनका रुझान देखकर, उनकी एनर्जी देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और देविका रानी को अपने साथ जोड़ लिया। एक्टिंग में नहीं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन में। शुरुआती दौर में हिमांशु रॉय की शॉर्ट फिल्मों के लिए और डॉक्यूमेंट्रीज में वो ये सब काम देखती थी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद हिमांशु रॉय ने फिल्म बनाने का फैसला किया और यही फिल्म शुरू करते हैं कर्मा। और कर्मा में पहली बार देविका रानी मूल रूप से नायिका के रूप में दिखाई देती हैं। तब तक दोनों शादी कर चुके थे। कर्मा रिलीज होती है, विदेशों में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में फिल्म को उतना पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ से बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत हो जाती है। इसको कुछ और फिल्में बनाते हैं। आगे हिमांशु रॉय एक बहुत बड़ी फिल्म शुरू करते हैं, जीवन नैया। जीवन नैया में भी नायिका थी देविका रानी और नायक थे नजमुल हसन। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। जैसा कि आमतौर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है, नायक और नायिका एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। नायिका जो देविका रानी थी वो तो पहले शादीशुदा थी। उनके पति हिमांशु रॉय फिल्म के निर्माता थे। रूढ़िवादी दौर था वो। इनकी करीबियाँ कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। वैसे तो ये संभव नहीं था। अचानक एक दिन देविका रानी और नजमुल हसन दोनों भाग जाते हैं। अब यहाँ हिमांशु रॉय पेशों पेशों पड़ जाते हैं कि करे तो क्या करें।
पत्नी गई वो तो एक दूसरी बात थी। एक बहुत बड़ी फ़िल्म शुरू हुई थी, जो आधी पूरी हो चुकी थी। बहुत महँगे ब्याज पर पैसे उठाए गए थे फ़िल्म के लिए और हीरो-हीरोइन दोनों लापता हो गए। शशिधर मुखर्जी जिन्होंने आगे चल के फ़िल्मिस्तान की नींव रखी, तब वो वहाँ पर अ, हिमांशु रॉय के पास काम करते थे और हिमांशु रॉय उनसे बहुत करीबी थे, अपनी सारी बातें खोल के बताते। तो उन्होंने शशिधर मुखर्जी से कहा कि कुछ रास्ता निकालो कि इस तरह से हीरो हीरोइन को लेके आओ कि मैं फ़िल्म पूरी करूँ। शशिधर मुखर्जी ने ढूँढना शुरू किया तो पता चला दोनों की कुछ खबर मिली। शशिधर मुखर्जी गए और देविका रानी से मिले, उनसे कहा कि आइए अब कम से कम फ़िल्म तो पूरी कर दीजिए। देविका रानी ये अच्छी तरह समझती थी कि उनके और नजमुल हसन के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ये वो समय था, ये 30s का समय था, जब हिंदुस्तान में भी तलाक जैसी कोई परंपरा शुरू नहीं हुई थी। ऐसा कोई कानून नहीं बना था तलाक का। एक बार जिससे शादी हो जाती है उसको निभाना पड़ता है। इसलिए ना तो वो हिमांशु रॉय से तलाक ले सकती थी, ना नजमुल हसन से शादी कर सकती थी। तो देविका रानी ने कुछ शर्तें रखी वापस आने के लिए कि अब मैं जब फ़िल्म करूँगी तो फ़िल्म के लिए जो मेरी फ़ीस होगी वो अलग होगी और मैं जहाँ रहूँगी उस घर का खर्चा भी हिमांशु रॉय उठाएँगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें रखी शशिधर मुखर्जी ने आकर हिमांशु रॉय को जैसा ये बातें बताई। अब मरता क्या ना करता, हिमांशु रॉय सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। दोनों नायक नायिका वापस आए। हिमांशु रॉय ने शर्तें तो मान ली, लेकिन नजमुल हसन को फ़िल्म से बाहर निकाल दिया। और ये वो दौर था जब एक्टर फ्रीलांसर नहीं हुआ करते थे। उनको एक मासिक तनख्वाह मिलती थी। वो महीने के वेतन पर काम करते थे। हिमांशु रॉय ने नजमुल हसन को तो बाहर निकाल दिया और जीवन नैया में पहली बार अपने ही यहाँ एक काम करने वाले कर्मचारी अशोक कुमार को नायक की भूमिका में लिया। जीवन नैया अशोक कुमार की पहली फिल्म थी। अशोक कुमार जीवन नैया में हीरो बनकर आ गए। अशोक कुमार और देविका रानी को लेकर फिल्म पूरी हुई और जीवन नैया ब्लॉकबस्टर हुई। फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इसी फिल्म से अशोक कुमार स्टार बन गए। आगे चलकर अशोक कुमार और देविका रानी ने और 10 फिल्मों में काम किया एक साथ। इनकी जोड़ी बहुत हिट जोड़ी थी और देविका रानी और अशोक कुमार के भी प्रेम के अफेयर के किस्से बहुत मशहूर हुए। अब तक बॉम्बे टॉकीज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था और इसी के बाद जो अगली फिल्म आई अछूत कन्या, उस फिल्म में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अछूत कन्या एक ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद किस्मत आई, किस्मत ब्लॉकबस्टर हुई। अशोक कुमार तो इन्हीं फिल्मों के बदौलत अशोक कुमार ने खुद को मेगा स्टार के रूप में स्थापित कर लिया और देविका रानी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। अब सोचिए वो दौर कौन सा था, वो 30 का दशक था। ये वो दौर था जब आमतौर पर लड़कियों को तो ज़्यादातर स्कूल भी नहीं भेजा था, स्कूल भी नहीं भेजा जाता था। उस दौर में एक नायिका, इतने स्वच्छंद विचारों की नायिका, जो आती है 1933 में किसिंग सीन देती है, लिप लॉक सीन देती है। उसके बाद नायक के साथ नजमुल हसन के साथ एक अफेयर के किस्से, अशोक कुमार के साथ दूसरे अफेयर के किस्से। समाज ऐसा पहली बार देख रहा था। पति पत्नी के रिश्ते तो नॉर्मल नहीं थे, लेकिन कंपनी में दोनों पार्टनर थे, बॉम्बे टॉकीज में दोनों पार्टनर थे। अचानक 1940 का समय आता है और हिमांशु रॉय की मृत्यु हो जाती है। हिमांशु रॉय की मृत्यु के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उनका सहयोग देने के लिए वहाँ पर फिल्म का नायक अशोक कुमार थे, जो बॉम्बे टॉकीज में भी पूरी तरह इन्वॉल्व थे। शशिधर मुखर्जी थे, ये मदद करते थे। एक किस्सा है, दो लड़कों ने नया नया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था।
जहाँ तक मैं समझता हूँ बात है 1941 या 42 की। एक लड़का था यूसुफ खान, देविका रानी ने उसका नाम बदल कर दिलीप कुमार किया, और दूसरा राज कपूर। राज कपूर उस दौर के सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। फिल्म मेकिंग सीखने के लिए वो यहाँ वहाँ जा रहे थे, कभी केदार शर्मा कोशिश कर लेते, कभी बॉम्बे टॉकीज से जुड़ जाते। बॉम्बे टॉकीज की कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल भी किए थे। एज ए एक्टर बॉम्बे टॉकीज इन दोनों को लॉन्च कर रही थी, दिलीप कुमार और राज कपूर को। दिलीप कुमार को जो महीने की सैलरी थी वो थी 1250 रुपये, और राज कपूर की 170 रुपये। एक दिन राज कपूर को कहीं से पता चलता है कि दिलीप कुमार को 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो राज कपूर को बड़ा बुरा लगा, और वो कंप्लेन ले गया, देविका रानी के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये पक्षपात क्यों हो रहा है, आप यूसुफ को 1250 रुपये दे रही हैं, मुझे सिर्फ 170 रुपये। देविका रानी ने डांटते हुए कहा कि तुम दोनों यहाँ पे ट्रेनी हो और यहाँ पर एक्टिंग सीख रहे हो, और जो सीखता है वो अपने लिए फीस की बात नहीं करता। राज कपूर सुपरस्टार के बेटे थे, उनके बात बहुत बुरी लगी, और वो उसी वक्त बॉम्बे टॉकीज छोड़कर चले गया। एक और किस्सा है, अभी ज्वार भाटा रिलीज नहीं हुई थी। ज्वार भाटा दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी, शूटिंग चल रही थी। अचानक एक दिन देविका रानी क्या देखती हैं कि देविका रानी केबिन में, देविका रानी सिगरेट पीती थी, स्मोक करती थी, उनका सिगरेट का पैकेट हमेशा पड़ा होता था। दिलीप कुमार उसमें से एक सिगरेट निकाल के पी रहे हैं, और देविका रानी ने दिलीप कुमार बुलाया, वो पूछा क्या कर रहे हो तुम, उनका सिगरेट पी रहा हूँ। देविका रानी डांटते हुए कहा कि तुम सिगरेट पीते हो। दिलीप कुमार नहीं, दिलीप कुमार ने कहा नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का पैकेट पड़ा था इसलिए पी रहा था। दिलीप कुमार की जो सैलरी थी 1250 रुपये, देविका रानी ने उसमें 100 रुपये काट लिए। जब दिलीप कुमार के हाथ में 1150 रुपये आए तो दिलीप कुमार ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनको बताया गया कि आप उस दिन सिगरेट पी रहे थे, इसलिए उन्होंने, मैडम ने 100 रुपया काटने के लिए कहा। देविका रानी, दिलीप कुमार देविका रानी के पास गया, उन्होंने कहा कि ये क्या, ये 100 रुपये काटेगा कि मैंने एक सिगरेट पिया था इसलिए आपने 100 रुपये। उन्होंने कहा नहीं, मैंने 100 रुपये इसलिए नहीं काटे कि तुमने सिगरेट पी थी, मैंने 100 रुपये इसलिए काटे हैं, तुम सिगरेट नहीं पीते हो और तुम सिगरेट पीना शुरू कर रहे हो, तुमको सिगरेट पीने की आदत नहीं है। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटती, तुम अपने एक गंदी आदत पाल रहे हो, मैंने इसलिए 100 रुपये काटे हैं। खैर, किस्मत रिलीज होती है, किस्मत बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, और शायद इसकी, वैसे तो अच्छी फिल्म थी, उस दौर के लिए एक नई शुरुआत थी। एक किस्मत को अगर प्रॉपर मसाला फिल्म कहा जाए, पहली प्रॉपर मसाला फिल्म, तो ये गलत नहीं होगा। यही वो फिल्म थी जिसने मनमोहन देसाई जैसे न जाने कितने फिल्म मेकर्स को लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला दिया। मनमोहन देसाई खुद कहते थे कि मैंने जो फिल्में बनाई हैं, उन फिल्मों को बनाने की प्रेरणा मुझे किस्मत से ही मिली है। लेकिन फिल्म के इतने बड़ी ब्लॉकबस्टर होने का एक और कारण भी है, क्योंकि ये फिल्म अंग्रेजी समाज के खिलाफ थी। वो गाना याद कीजिए, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और फिल्म के अंदर कई संवाद थे, ऐसे कई दृश्य थे जो उस दौर के माहौल को दर्शाते थे। खैर, 1944 के आसपास बॉम्बे टॉकीज में फूट पड़ती है, बॉम्बे टॉकीज में राजनीति शुरू हो जाती है। शशिधर मुखर्जी, अशोक कुमार, ये सब मिलकर के एक लॉबी बनाते हैं, और बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर फिल्मिस्तान एक नए बैनर की स्थापना करते हैं। दादामुनि अशोक कुमार, स्क्रीन इमेज भी उनकी बड़ी स्वीट थी, बड़े मिलनसार माने भी जाते थे, लेकिन राजनीति में, तिकड़मबाजी में उनका कोई जवाब नहीं था। परोक्ष या अप्रोच रूप से बॉम्बे टॉकीज के बंद होने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ कहा जा सकता है। ये सब अलग हो जाते हैं, और देविका रानी, जिनकी इमेज तो एक स्वच्छंद विचारों वाली महिला की थी, एक
ये कहा जाए हमेशा पेस्ट्री पार्टियों में रहने वाली औरत की, लेकिन वो बहुत बोल्ड विचारों की महिला थी और बहुत खुले दिमाग की। जो बातें करती थी ऐसे अनों में करती थी। जब उनको लगा कि तिकड़मबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, कंपनी में राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो गुस्से में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज बंद कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर एक रूसी चित्रकार के बेटे से शादी कर ली और जाकर पूरी तरह बेंगलोर में सेटल हो गए। लेट एटीज में दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, राजू भारतानी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो पत्रकार थे, कि जब उनसे पूछा गया कि आपका प्रोडक्शन हाउस अच्छा खासा चल रहा था, आपने हिंदी सिनेमा को इतना कुछ दिया और अचानक आपने बैनर बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन हाउस अच्छा खासा चल रहा था, मैं बहुत पैसे कमा रही थी, लेकिन बदलते समय के साथ साथ एक्टर्स का क्रिएटिव इंटरफेयर बहुत हो गया था। कहानी में, सेट में, हर तरह के काम में एक्टर्स की दखल अंदाजी बहुत बढ़ने लगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया। बेंगलोर जाने के बाद उन्होंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी हाथ आजमाया और मनाली में 450 एकड़ ज़मीन खरीदी और दोनों पति पत्नी ने अपना आखिरी जीवन वहीं पर बिताया। 8 मार्च 1994 जब देविका रानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके 1 साल पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी देविका रानी के पास। उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत हुआ, प्रॉपर्टी के लिए को लेकर बहुत से लोगों ने क्लेम किया, बहुत से इश्यू हुए और इन दोनों की कोई संतानें नहीं थी। कई सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। आखिर में कोई फैसला नहीं होने पर कर्नाटक सरकार ने सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया। देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, या पहली महिला कहा जाए, पहली हस्ती कहा जाए। वो पहली व्यक्ति हैं जिनको पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। उसके बाद ये पुरस्कार कई लोगों को मिला है। 1972 में पद्म विभूषण मिला, 1958 में पद्मश्री मिला। मतलब देश के जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सारे उनको मिल चुके हैं। हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी नायिका होगी जिसने देविका रानी से प्रेरणा ना ली हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 1940 के दशक में आई हुई जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितने बड़े कलाकार हैं, उसमें ज़्यादातर क्या, एक केएल सहगल और मोतीलाल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी वहीं से आए हैं। वो चाहे मधवाला हो, अशोक कुमार हो, दिलीप कुमार हो, शशिधर मुखर्जी जैसा बड़ा प्रोड्यूसर हो। अब कुछ अगर एक आध छोड़ दिए जाए, जैसे मीना कुमारी थी जो बाहर से आई थी, मीना कुमारी, भारत भूषण, ये सब बाहर से आए थे, वरना बाकी सारे तो बॉम्बे टॉकीज से ही है। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।